दोस्तों, आज हम जनपद न्यायालय कानपुर में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यूट्यूब जगत की एक बहुत बड़ी शख्सियत, यूट्यूब पर धमाल मचाने वाले, जिनकी यूट्यूब पर एक तगड़ी फॉलोइंग है। 70,000 से भी ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। हमारे अग्रज सीनियर कानून के बहुत ही अच्छे जानकार श्री करीम अहमद सिद्दीकी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप लीगल हेल्प के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सर, कानपुर के जो सबसे प्रसिद्ध और सफल अधिवक्ताओं का जब जिक्र होता है तो उसमें आपका नाम लिया जाता है। तो सर, सफलता का राज क्या है? किसी भी फील्ड में सफलता का सिर्फ एक ही राज होता है, हार्ड वर्क। कोई और अल्टरनेट नहीं है कठिन परिश्रम के अलावा। और कठिन परिश्रम में आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, लाइन ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ शामिल होती है। कानून का सही नॉलेज होना चाहिए, प्रोविजंस की सही समझ होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ फाइल की अच्छे से तैयारी करके अपने क्लाइंट्स की बात को कोर्ट में रखना। ये हाई प्रोफाइल मामले में आपका नाम आता है और पेपर की सुर्खियों में तो आप अक्सर रहते हैं। तो वकालत का पेशा चुना तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे हमीरपुर में, कॉमरेड मोहम्मद अहमद एडवोकेट, बहुत सीनियर लॉयर थे। 2-3 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके। तो उनके संपर्क में आए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की। स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टेट लेवल की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सब जगह स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में आना जाना होता था। तो जो एक माइंड सेट था वो ये हो गया कि भाई नौकरी नहीं करनी, कोई ऐसा काम करना है जिसमें हम जनता की आवाज़ को उठा सके। तो वकालत से बेहतर और कोई फील्ड नहीं है। अगर हम देखें कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे या जितने भी ग्रेट सोशल वर्कर हुए हैं वो सब एडवोकेट हुए हैं जी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी रोजी रोटी चलाते हुए आप जनता की आवाज़ को उठा सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि एक जो अधिवक्ता होता है वो लीडर भी होता है और प्लीडर तो होता ही होता है। कोर्ट रूम के अंदर वो अपने क्लाइंट्स की बात को प्लीड करता है और कोर्ट रूम के बाहर उसी जनता की बात को लीड करता है। बेसिक शिक्षा सर आपने कहाँ से की? गांव की जो प्राइमरी होती है, जहां कक्षा 5 तक ABCD नहीं पढ़ाई जाती है, वहां पे हम लोगों की पढ़ाई हुई। एक बहुत ही बुंदेलखंड में सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड इलाका है बुंदेलखंड। उसका एक गांव है, गांव छोटा नहीं है, गांव तो बहुत बड़ा सा गांव है, मौधा के बगल में। तो मैं उस गांव से हूं। तो गांव की प्राइमरी में प्राइमरी एजुकेशन हुई, फिर गांव में ही जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 8 पास किया। इसके बाद फिर चूँकि गांव में कोई स्कूल नहीं था तो गांव छोड़ना पड़ा, हमीरपुर आ गए। हमीरपुर से ग्रेजुएशन हुआ, इसके बाद कानपुर आए, कानपुर में लॉ किया, यहीं पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। सर, स्कूलिंग लाइफ का कोई यादगार पल जब आपको लगा हो कि हमें वकालत में आना चाहिए और समाज सेवा करना चाहिए, लोगों की आवाज़ को उठाना चाहिए? को जो स्कूल टाइम होता है, स्कूलिंग के समय तो ये सारी चीज़ों की समझ नहीं होती है। हाँ, कॉलेज में पहुंचने के बाद जी, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए तो उस वक्त ये सारी चीज़ें समझ में आईं। बस वहीं से ये रुझान बना कि भाई ऐसी फील्ड में जाना है। चूँकि मैं साइंस स्टूडेंट था, मैंने BSc की है बायो से। घर वाले चाहते थे, उस समय CPMT होता था, आज नीट है। उस समय डॉक्टरी में जाने के लिए CPMT हुआ करता था। तो घर वाले चाहते थे CPMT का एग्ज़ाम दें, फॉर्म भी भरा जी, लेकिन मन नहीं था, उधर इंटरेस्ट नहीं था। सर, इंटरेस्ट वकालत में था? हाँ, उस समय ये भी नहीं था कि वकालत ही करनी है जी। ये था कि कोई ऐसा काम करना है जिसमें हम रोजी रोटी चलाते हुए हम पब्लिक की आवाज़ को उठा सकें, जनता की लड़ाई को लड़ सकें। जब कॉलेज के बाद और आगे बढ़े तब ये चीज़ें थोड़ा सा और समझ में आई और इसके बाद वो कंटिन्यू रहा मामला। जो मित्र भी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, कानून के छात्र हैं या फिर कानून की पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके जहन में क्वेश्चन आता है कि एक सफल अधिवक्ता कैसे बने। चूँकि काले कोट का रुतबा, इज्जत, शोहरत, ये तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इसके थोड़ा सा सफलता के गुण सर। देखो प्रदीप, अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, काफ़ी समय पहले की बात, तो वकालत का जो पेशा था वो सिंबल ऑफ स्टेटस होता था जी। लोग कहते हैं कि पहले खान बहादुर और राय बहादुर परिवारों के लोग इस पेशे में आते थे जिनका मकसद धन अर्जन करना नहीं होता था। वो एक सोशल स्टेटस ऑफ सिंबल के लिए वकालत में आया करते थे।
बड़े बड़े परिवारों के लोगों को हमने देखा है आज़ादी के पहले, अगर देखें इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि वो लोग वकालत में आए जिनके परिवारों में कोई पैसे की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज स्थितियां उससे अलग हैं। आज एक रिक्शे वाले का बेटा भी वकालत में आ रहा है, एक आम मजदूर का बेटा भी वकालत में आ रहा है, एक रेहड़ी पटरी वाले का बेटा भी वकालत में आ रहा है। तो आज वो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ आके जद्दोजहद करता है। तो आज स्थितियाँ उससे अलग हैं। स्टेटस ऑफ सिंबल तो है ही। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग काला कोट सिर्फ इसलिए पहन के कचहरी आ रहे हैं कि वो उसको प्रोटेक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन एज ए मेजॉरिटी में अगर देखा जाए तो लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं और उनके अंदर जज्बा होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी वकालत के पेशे को जो चुनता है, कहीं ना कहीं ये जज्बा ज़रूर होता है कि हमें जनता की लड़ाई लड़नी है। तो जहाँ तक सफल अधिवक्ता बनने की बात है या नए अधिवक्ताओं के लिए कि कचहरी में कैसे स्ट्रगल शुरू किया जाए, तो मैं फिर से वही बात कहूँगा जो मैंने शुरुआत में कही थी कि सबसे पहली चीज़ है कि कानून की बारीकियों की जानकारी होना। प्रोविजंस पे हमारा एक अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। इसी के साथ साथ कानून की बारीकियों की जानकारी होना, कानून की हमें समझ होनी चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच, जब हम कचहरी में आते हैं तो हमें प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आती हैं। लॉ कॉलेज से निकलने के बाद प्रैक्टिकल कुछ दूसरा होता है। तो उस अपने किताबी नॉलेज को किस तरीके से हम अपने व्यवहारिक काम में इस्तेमाल करें, धीरे धीरे ये ग्रेजुअली ये चीज़ें समझ में आती हैं। और काम के प्रति डेडिकेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब डिवोटेड होके, डेडिकेटेड होके हम हार्डवर्क करते हैं तो डेस्टिनी बनती है, मेरा ऐसा मानना है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पीड़ित हैं और उनको अधिवक्ता की ज़रूरत होती है तो न्यायालय आते हैं, लेकिन न्यायालय में कई सारे अधिवक्ता उनको दिखाई देते हैं। उनके समझ में नहीं आता है कि हम एक अच्छे अधिवक्ता की पहचान कैसे करें जो उनको न्याय दिलाने में सफल रहे, न्याय दिला सके। तो सर, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सजेशन हमारे दर्शकों को दीजिए कि अच्छे अधिवक्ता की पहचान कैसे करें, अच्छे अधिवक्ता के पास हम कैसे पहुँचें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, देखते हैं कि सर कोई अगर वकील साहब हैं तो उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होगा। एज का मामला तो ये है कि आजकल एक बहुत बड़ी जमात ऐसे अधिवक्ताओं की कचहरी में है जिनकी एज 60 से ऊपर है जी, लेकिन उनकी वकालत 2 साल की, 3 साल की सोच उनकी नहीं वकालत भी और सोच भी सर। हाँ, नहीं, मैं बता दूं कैसे कि वो तमाम लोग जो कहीं और नौकरी कर रहे हैं, खास तौर से कचहरी में पेशकार हैं, बाबू हैं, लेकिन वो LLB किए हुए हैं जी, वो यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कचहरी में आके प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब उनकी एज तो 60 साल से ऊपर है, लेकिन वो प्रैक्टिस में तो सीनियर नहीं हुए, वो प्रैक्टिस में जूनियर है। उनकी वकालत सिर्फ 1-2 साल की है, लेकिन वो लोग भी अपने आप को जूनियर नहीं मानते। तो एज को समझ के जाना वो अलग बात है। देखो, भगत सिंह 23 साल की उम्र में उस बहुत कुछ तजुर्बा आ गया था जी। तो मैं ये समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ कचहरी के अंदर नहीं। कोई बीमार है, हम अच्छा डॉक्टर कैसे ढूंढें, किसी को और काम कराना है तो अच्छे प्रोफेशनल के पास कैसे जाएं। तो ये समस्या समाज के हर तबके के लिए है और इसका जहाँ तक कोई परमानेंट सोल्यूशन तो इसका नहीं है। लेकिन अगर हमें कचहरी से संबंधित कोई समस्या है, देखो एक बात मुझे याद आ गई। हम लोगों के कक्षा हम लोग 11-12 में पढ़ते थे तो हिंदी के टीचर थे त्रिवेदी जी, वो कहा करते थे कि हमारी नानी हमें कहती थी कि जब आप खाली हो, कोई काम ना हो जी, तो या तो आप कचहरी जाओ घूमने या अस्पताल जाओ, क्योंकि 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोगों का शोषण होता है क्योंकि वहाँ की जानकारी नहीं होती जी। तो इसीलिए आप कचहरियों में आओ, लोगों से चर्चा करो, वकीलों के बारे में जांच पड़ताल करो, पूछो कि भाई कौन वकील कैसा है, किसका काम फेयर है, ईमानदारी से काम कौन करता है, किसको कैसा नॉलेज है, ये पता करना पड़ता है। क्योंकि स्थितियाँ देखो, समाज उसी समाज का अधिवक्ता भी अंग है जिस समाज में तमाम तरीके की बुराइयां आ गई हैं। तो उन बुराइयों से अधिवक्ता समाज भी दूर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, कुछ लोग होते हैं सब जगह, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये तो ढूंढना पड़ेगा, कोई फार्मूला नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जिन लोगों के मुकदमे कचहरी में चल रहे हैं उन लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। थोड़ा सा आजकल इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट सोशल साइट्स पे उनकी प्रोफाइल को सर्च करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप सही आदमी तक पहुंच जाएंगे। उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आप अगर ढूंढेंगे, कुछ लोगों से संपर्क करेंगे, कुछ क्लाइंट से संपर्क करेंगे, तो ज़रूर कोई ना कोई आपको सही अधिवक्ता तक पहुंचा देगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो
पेंडिंग मामले हैं सर, उन पर थोड़ा सा रुक के अभी आते हैं। लेकिन लोग एक न्याय पाने के लिए एक सहारा लेकर, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर कचहरी आते हैं, लेकिन न्याय पाने में उनको बहुत समय लग जाता है। तो शीघ्रता से न्याय पाने के लिए सर कोई ऑप्शन? देखो, मुकदमों के जहाँ तक विलम्ब से डिस्पोजल होने का सवाल है जी, यह एक पॉलिसी मैटर है जी, लोग कहते हैं वकील जिम्मेदार हैं कुछ परसेंट, जी, बाकी एडजॉर्मेंट आने से जिरह के लिए एप्लीकेशन दे दें, जिरह ना करें अगली तारीख में, इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी, उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। भाई एक कोर्ट में 200 से 250 मुकदमे फ़िलहाल कानपुर में लगते हैं, और इससे भी ज़्यादा लग जाएं। जी, आप ये समझ लो कि अगर 4 भी गवाह आ गए तो कितने लोगों से पेशकार जिरह लिख पाएगा एक दिन में। जी, तो नंबर ऑफ कोर्ट्स की ज़रूरत है, नंबर ऑफ जजेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कोर्ट का मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, जो क्लर्कर स्टाफ होता है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जब ये हो जाएगा तो अपने आप स्मूथली केस आगे बढ़ने लगेंगे। दूसरा देखो, जहाँ तक पेनेंसी की बात है, चलिए अब चलो अभी इसमें इसी में शीघ्र निस्तारण में ही रहते हैं। शीघ्र निस्तारण में तो शीघ्र निस्तारण में सरकारों को कुछ टाइम बाउंड ट्रायल का कानून बनाना पड़ेगा। जी, जैसे ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन है, महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, जो हीनियस क्राइम हैं, उन हीनियस क्राइम्स से रिलेटेड सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इनका एक तो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, टाइम बाउंड ट्रायल हो, इनका एविडेंस हो। होता क्या है, अगर किसी केस में पुलिस विटनेस है, 10 साल 15 साल 20 साल लग जाते हैं, पुलिस आती ही नहीं। समन जाएगा कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ेगा, BW NBW जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि कोर्ट उनके सैलरी से वेतन काटने का ऑर्डर नहीं करेगी, जब तक वो टर्नअप नहीं होते। जी, मेरा भी 15 मार्च को कानपुर के एक बड़े सोशल वर्कर हैं संजीवा, वो और उनके साथियों का केस था 2000 का। जी, उन्होंने एक नाटक किया था तो पुलिस ने केस कर दिया था। पुलिसी वादी, पुलिसी विटनेस, और 20 साल हो गए, एक भी गवाह नहीं आया। तो गवाहों का समय पर ना आना भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी, बाकी जो पार्टी हैं, जो व्यक्तिगत जो लोग हैं जिनके मुकदमे चल रहे हैं, उनको अपने एडवोकेट्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, पीछे पड़ना पड़ेगा, अपने केस की प्रॉपर तरीके से पैरवी करनी पड़ेगी, तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो एक जो सनी देओल की मूवी है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन न्याय नहीं मिलता। तारीख मिलती है महिला, ये तो बस तारीख मिलावट। इसी का नतीजा है कि बिल्कुल। देखो, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या है कि अगर आज किसी को सजा हो गई यहाँ से जी, या छूट गया मामला, अगर वो इलाहाबाद में अपील करता है तो 20 साल बाद अपील का नंबर आता है। जी, तो ये तो पेनेंसी की वजह से है ना, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जितने मुकदमों के लिए उतना है नहीं। न्यायालय में जो विचाराधीन मुकदमे हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो और दिन पर दिन नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए सर देखो, पेंडेंसी का तो ये आलम है कि कोविड के पहले तक देश में लगभग 3 करोड़ 44 लाख केसेस पूरे देश में ऑल इंडिया पैमाने पर पेंडिंग थे। और लास्ट ईयर फरवरी में जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था तो लॉ मिनिस्टर के द्वारा जो डाटा दिया गया कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ केसेस इंक्रीज हो गए 1 साल के अंदर, जबकि कोविड में उस रेशियो से केसेस फाइल नहीं हुए थे जिस रेशियो से नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल दिनों में फाइल होते हैं। तो आज की पोजीशन ये है कि पूरे देश में 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। एक बात बता दूं कि 1980 में 4th लॉ कमीशन ने सरकार को रिकमेंड किया था कि प्रति 10 लाख 50 जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए, जबकि उस समय 11-12 जुडिशियल ऑफिसर से 10 लाख की पॉपुलेशन में। 1980 से लेके आज 40 साल से ज़्यादा हो गया। इन 40 सालों में हम 10-11 जुडिशियल ऑफिसर से 18-19 जुडिशियल ऑफिसर तक पहुँचे हैं। आज भी हम 50 की गिनती तक नहीं पहुँच पाए। तो जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं हैं, आपके पास कोटे नहीं हैं, कानून आप हर सेशंस में, हर पार्लियामेंट के सेशन में आप कानून बनाते हो। नया कानून आ गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सैकड़ों की संख्या में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ने लगे, आपकी अदालतें तो उतनी ही हैं। तो नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देखो, आज अगर हर जज प्रतिदिन एक मुकदमा डिसाइड करे तब भी 100 साल लग जाएंगे, ये पेंडेंसी खत्म नहीं होगी, वो भी जब नए केसेस ना आए तो आपको, मैं समझता हूँ कि बाइफरकेट करना पड़ेगा
पुराने केसेस के लिए कुछ कोर्टों को आपको डिप्यूट करना पड़ेगा कि ये कोर्टें सिर्फ पुराने केसेस को डिसाइड करेंगी, उन्हीं का डिस्पोजल करेंगी, और नए केसेस जो आ रहे हैं उनका डिस्पोजल के लिए आपको कुछ दूसरे न्यायिक अधिकारियों को डिप्यूट करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। दूसरा, वो तमाम केसेस जिनमें 3 साल तक की सज़ा है लेकिन 25 साल 30 साल से पेंडिंग है, उनको सरकार को विड्रा करना पड़ेगा। एनडीपीएस के केसेस 6 महीने की सज़ा है लेकिन 10 साल से पेंडिंग है, उनको सरकार को विड्रा करना पड़ेगा। दूसरा, एक और प्रैक्टिकल समस्या है, कई केसेस तो ऐसे चल रहे हैं कि ना वादी आ रहा, ना प्रतिवादी आ रहा है, ना मुलजिम ना आ रहा है, ना कोई आ रहा है, और चले हैं, डेटें पड़ रही हैं। तो ऐसे केसेस को भी सरकार को बड़े पैमाने पर हाई कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके विड्रा करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा पेंडेंसी कम हो और बाकी जुडिशरी को बाइफरकेट करें, नंबर ऑफ कोर्ट्स को बढ़ाए, जजों की और कोर्ट्स की संख्या को बढ़ाना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करे। जी, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी हमें मदद लेनी पड़ेगी, उसका भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी मात्र नाम मात्र का इस्तेमाल है। कानपुर कहने को तो कॉरपोरेट सिटी है, लेकिन हमने सारे कोविड पीरियड में यहाँ देखा कि वर्चुअल कोर्ट नाम की थी, वकील को कोर्ट में जाना पड़ता था, बहस करनी पड़ती थी, जज साहब अपने चेंबर के अंदर बैठे होते थे, वो कंप्यूटर में होते थे। ये सुविधा नहीं दे पाए कानपुर में कि वकील को लिंक भेजें, वकील अपने घर या चेंबर से आर्गूमेंट कर सके। तो अभी इतने बैकवर्ड हैं हम डिजिटल के मामले में। सर, कहीं ना कहीं लोक अदालत के माध्यम से जो आपने बताया कि जो छोटे छोटे मामले हैं, जो बात समझौता करके, समझौते के आधार पे, देखो लोक अदालत का तो एक कंसेप्ट यही है कि जहां दोनों पार्टियां राजी हों, समझौते से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो तमाम मामले जो कोई पेटी केसेस हैं, समरी ट्रायल केसेस हैं, 3 साल की सज़ा लेकिन 30 साल तक गवाह नहीं आ रहा, तो अरे भाई उनको क्यों आप चला रहे हो? 30 साल तक वो तारीखें ले रहा है, मुलजिम अदालत में आके सज़ा हो गई उसकी। सरकार उनको एक लिस्ट बनाए और बल्क के आधार पे नंबर ऑफ केसेस ग्रुप के ग्रुप उनको वापस करे, विड्रॉ करे सरकार हाई कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके। तो ये करना चाहिए। सर, इसमें भी हाल ही में एफटीसी यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्टों का भी गठन किया गया था। सर, एफटीसी कोर्ट्स का गठन किया गया था कुछ साल पहले, लेकिन वो ख़त्म हो गई हैं। एफटीसी कोर्ट्स का भी वही हाल था, गवाह ज़्यादा आ जाते थे, लिख नहीं पाते थे, वो सिर्फ डेटें कम लगाने लगी थी। तो एफटीसी कोर्ट्स, देखिए हर कोर्ट्स को आप एफटीसी बनाइए ना, हर कोर्ट की प्रोसीडिंग आप उसको फास्ट करिए। एनआई एक्ट के जो मामले थे, स्पीडी ट्रायल, राइट टू एक्सेस ऑफ ए स्पीडी ट्रायल इज ए प्रोमिनेंट लीगल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जस्टिस कृष्णैयर का वो स्टेटमेंट हमें याद है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, विलम्ब से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं है। जी हाँ सर, विलम्ब से मिला हुआ न्याय तो सर अन्याय के बराबर होता है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, सर यूट्यूब पर आपका चैनल है, और यूट्यूब पर सर आप कब से आए और ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, यूट्यूब पे आने का कब सोचा आपने? एक्चुअली यूट्यूब पे तो कोई खास कोई प्लानिंग नहीं थी, और सर बहुत तगड़ी फॉलोइंग है, हमें लगता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं यूट्यूब पर, और 70,000 से ज़्यादा फॉलो करते हैं, और मैं भी सर आपका फॉलोअर हूँ। मेरे चैनल को तो लगभग 30 लाख लोग देख चुके हैं। चैनल का नाम सर एक बार बता। लीगल एंड सोशल अवेयरनेस नाम से जो चैनल है, देख तो चुके हैं लगभग 30 लाख के आसपास लोग, लेकिन अभी सब्सक्राइबर मात्र 68,000 ही हैं। सर बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं सर, बहुत जल्दी 1 लाख होने वाले हैं। हाँ, शुक्रिया, 1 लाख हो जाए, आपका भी चैनल बढ़े, मेरी ऐसी दुआएं हैं आप सारे दर्शकों से। आप लोग भी सर के चैनल पे आइए, सर का बहुत अच्छा चैनल है, और सर कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, कोई भी टॉपिक को बहुत ही सहायता से समझाते हैं। यूट्यूब पे आने के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी जी, सिंपल तमाम जो सोशल और पॉलिटिकल जो प्रोग्राम्स होते थे उनके वीडियोस आ जाते थे, लेकिन फिर यहाँ पे जो कई विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें से एक सखी केंद्र महिला मंच, उनकी यहाँ की अध्यक्ष हैं नीलम चतुर्वेदी, काफ़ी बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, उनसे एक दिन बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि करीम जी आप इसको प्रॉपर तरीके से वीडियोस को डालिए जिससे लोगों को जानकारी हो। क्योंकि है क्या कि जिस दिन देश में कानून बना, सरकारें ये मान लेती हैं कि देश के हर व्यक्ति को कानून की जानकारी हो गई। मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है, ये कानून में लिखा है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है। कोई ये कह के बच नहीं सकता कि हमें नहीं पता था कि सड़क में कट्टा लेके चलना अपराध है, क्राइम है।
जी। तो जिस दिन पार्लियामेंट या विधानसभा में कानून बना, सरकारों ने मान लिया कि कानून की जानकारी हो गई, लेकिन जानकारी देने का माध्यम क्या है? कुछ नहीं। लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ बनी हैं, उनके प्रोग्राम लिमिटेड होते हैं। तो ये चर्चा हुई कि क्यों ना लोगों को लीगली सोशली अवेयर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए इस तरीके से। तो प्रॉपर तरीके से मैंने फिर उसको फॉलो करना शुरू किया, वीडियोस डालना शुरू किया। लगभग 650 के आसपास एपिसोड शूट हो चुके हैं जी। तो बस इस तरीके से आए, जब आ गए तो फिर आगे बढ़ते गए उसमें। सर और लोग जो अभी नए यूट्यूबर हैं सर, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए देखो, एक ही बात है, एक ही मैसेज है मेरा, या एडवाइस है या सलाह है, जो कुछ है कि कंसिस्टेंटली मेंटेन रखें। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है, और सर्चिंग टॉपिक होना चाहिए जी। सर्चिंग टॉपिक होना चाहिए, करंट इशूज होने चाहिए, बस यही सारी चीज़ें हैं जी। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे है, जो सर नए अधिवक्ता अभी अभी कानून की पढ़ाई कंप्लीट करके अपने यूपी बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया है और अधिवक्ता के रूप में अपने जनपद न्यायालय में या फिर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने आए हैं, उनके लिए सर क्या सलाह देना चाहेंगे आप, क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक ही फार्मूला है, कठिन परिश्रम जी। कानून के प्रोविजंस को समझिए, कानून की बारीकियों को समझिए और मेहनत से फाइल को तैयार करिए, अपने सीनियर के साथ लग के सारी चीज़ों के नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से मेहनत करें, कठिन परिश्रम, इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं होता। और साथ में ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिवोशन, डिलीजेंस और ऑनेस्टी, इन सारी चीज़ों के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली डेस्टिनी बनेगी। जैसे कि सर ने बताया कि सफलता का मूल मंत्र कठिन परिश्रम, पक्का इरादा, मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से आप काम करते जाएं और सफलता जरूर मिलेगी। निश्चित रूप से। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, अपने व्यस्तम समय में से हमें बहुत कीमती समय दिया सर, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।